अब हम रिवाइज करने वाले हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक। तो इकोनॉमी से रिलेटेड पिछले 1 साल में भी जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम रिवाइज करेंगे। ठीक। तो वीडियो बाइलिंगुअल है क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है कि हिंदी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो बाइलिंगुअल होने की वजह से एज सच कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसमें जो शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, मतलब उन्हीं सारी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक। और जहाँ से लगता है कि हाँ क्वेश्चंस आ जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन्हीं उन्हीं सारी चीज़ों उन्हीं बातों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसमें पहला स्कीम है वो है नेशनल वात्सल्य स्कीम। मतलब नेशनल पेंशन स्कीम है, एक वात्सल्य स्कीम है जो कि बच्चों के लिए है। तो 18 साल तक इसमें दान मतलब अंशदान करना होता है। और ये बाद में क्या होता है एनपीएस में भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार एनपीएस में चेंज हो गया तो वापस से ये मतलब पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य के अंतर्गत नहीं आ सकता। और मिनिमम 1000 देना पड़ता है पर ईयर। ठीक। इस पेंशन स्कीम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। ठीक। तो ये हो गया नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। जो हमें 2 बातें इंपॉर्टेंट थी वो है 18 वर्ष, मैक्सिमम 18 वर्ष तक देना पड़ता था और अंशदान क्या है 1000 रुपए का। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो हमारे अष्ट यानी कि जो 8 मतलब 8 का साउंड हो रहा है ना, तो 8 जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इनको जो सांस्कृतिक और कल्चरल मतलब कल्चरल एंड इकोनॉमिक उनके योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अगला हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा मतलब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन, फोर्थ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ लॉन्च किया गया। तो इसमें 62,500 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है और 70,125 करोड़ का इसका बजट है। 70,125, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और पीएम ई बस सेवा, इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको एच.डी. कुमारस्वामी जो मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया था। तो 38,000 ई बसेस चालू की जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 12 वर्षों तक। ये मतलब इसमें जो है इसको मतलब 12 वर्ष तक कंप्लीट किया जाएगा इस योजना को। तो इसमें बेसिकली ये जानना है हमें कि 38,000 बसों को लॉन्च किया गया पीएम ई बस सेवा पेमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत। पीएम ई ड्राइव, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव स्टार्ट किया गया है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव की पीएम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ का इसका बजट है और 2 साल की अवधि में इसको लागू किया जाएगा पीएम ई ड्राइव को। और नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष के बच्चों के 18 से 40 वर्ष तक के जो छोटे और सीमांत किसान हैं यानी कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स 55 से 200 रुपए तक मासिक जो अपना दान मतलब अब कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर 60 साल के बाद उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड और यूपी के लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक। 18 से 40 और 55 से 200 का कंट्रीब्यूशन रहता है 60 साल तक। मतलब हम थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करेंगे क्योंकि बेसिकली ये रिवीजन है, तो फिर एक एक बातों को डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरियत भी होने लगेगी। ठीक। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह। इसकी थीम क्या थी? एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पूरक आहार। ठीक। एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड पूरक आहार। स्लोगन क्या था? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम कहाँ पे स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में। और टाटा ने सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत कहाँ पे की? असम में। कितने का बजट है? 27,000 करोड़ का। तो वहाँ पे क्या बनाए जाएंगे? जो सेमीकंडक्टर से जो चिप्स कौन से चिप्स? ये खाने वाला नहीं, जो सेमीकंडक्टर से चिप्स है, जो इलेक्ट्रिक चिप्स होती हैं उनकी। 27,000 नौकरियां सृजन करने की बात कही गई है। और एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो एनपीएस से यूपीएस में बदलाव हो सकता है। एनपीएस से यूपीएस में बदलाव संभव है, राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए है? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। ठीक। और 25 साल से ज़्यादा जिन्होंने सर्विस की है, अपनी जो अंतिम उनकी सैलरी थी उसका एवरेज निकाल करके फिर उनको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो एनपीएस से यूपीएस में चेंज हो सकता है, वापस यूपीएस से एनपीएस में चेंज फिर नहीं हो सकता है। सॉरी, मतलब यूपीएस एनपीएस एक बार कन्वर्जन होने के बाद वापस से ऐसा नहीं कि एनपीएस से यूपीएस में आ जाए, लेकिन 10 साल की ऐसा नहीं, 25 साल की सर्विस के बाद 10 साल की सर्विस के बाद भी एक लमसम अमाउंट मिलता है पेंशन के रूप में। ठीक। यानी कि अगर 10 साल के बाद अगर कोई वीआरएस लेना चाहे तो ले सकता है, फिर उसको पेंशन मिलेगी। ग्रीन ट्रक ट्रांजिट प्रोग्राम, ये क्या है? ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लाया गया है। ठीक। ग्रीन ट्रक ट्रांजिट प्रोग्राम, टग बोट्स को ग्रीन फ्यूल में बदलने की योजना है, मतलब ग्रीन पोर्ट्स की बात हो रही है।
जन पोषण केंद्र क्या, अभी जो हमारा पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक? जो दिए जाते थे पीडीएस की दुकानों पर, उसका नाम बदल करके जन पोषण केंद्र कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीसीएस में पूछ भी सकता है इस बार, क्योंकि अभी नेम चेंज किया गया है। तो कहाँ-कहाँ पे लागू किया गया? गुजरात, राजस्थान, यूपी और तेलंगाना में पोषण केंद्रों का नाम को पुनर्निर्माण, मतलब नेम चेंज कर दिया गया, उनको दूसरा नेम दे दिया गया। 8 हाई स्पीड कॉरिडोर, हाई स्पीड कॉरिडोर, तो ये किसके लिए है? 8 नए हाई स्पीड बनाए जाएंगे। इसमें जो हमारे काम की बात है वो ये है कि आगरा से ग्वालियर के बीच, आगरा ग्वालियर, और उसके बाद अयोध्या से खड़गपुर के बीच, ठीक? मतलब 4 लेन का होगा, आगरा ग्वालियर, और अहमदाबाद में 6 लेन का होगा। आगरा ग्वालियर से ग्वालियर को जो कनेक्ट करेगा वो 6 लेन वाला होगा, जो अयोध्या को खड़गपुर से कनेक्ट करेगा वो 4 लेन वाला होगा, ठीक? तो इसकी बजट कितनी है? 50,655 करोड़ की इसकी बजट है। 936 किलोमीटर का कुल बनाया जाना है यहाँ, मतलब 936 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाना है। हाई स्पीड कॉरिडोर। विश्व मत्स्य और जलीय कृषि, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरी, इसमें क्या है? भारत में 1.9 मिलियन टन का उत्पादन होता है मछलियों का, और इंडिया इनलैंड फिशरीज में पहले स्थान पे। इनलैंड फिशरीज का क्या मतलब है? जो तालाबों में मछलियां मिल रही हैं, या फिर ऐसे वाटर बॉडीज जो डायरेक्टली ओशियन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक? तो इसमें इंडिया पहले स्थान पे है, और ओवरऑल जो फिश प्रोडक्शन में इंडिया चाइना के बाद दूसरे स्थान पे है। अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ने 3 ऐप लॉन्च किए, प्रवाह ऐप, रिटेल डायरेक्ट ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी ऐप। तो प्रवाह ऐप बेसिकली क्या होता है? लाइसेंस और अनुमति के लिए, ठीक? लाइसेंस और अनुमति के लिए। और रिटेल डायरेक्टरी ऐप क्या है? जीसेक्स क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनसे डील करता है। और फिनटेक रिपोजिटरी, तो फिनटेक की जानकारी देने के लिए, जो फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगला हमारा है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा, इसमें क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें ई रूपी किसानों के खातों में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, डीबीटी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। सीडीपी सुरक्षा स्कीम को, डिजिटल प्लेटफॉर्म है सुरक्षा, एक तरीके का ई रूपी किसानों के खातों में डायरेक्ट लॉन्च। इसके जो मतलब कैसे किया जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? जो पीएम किसान का जो बैंक अकाउंट है, या पीएम किसान का जो मतलब पीएम किसान योजना का जो स्कीम है, और यूआईडीएआई जो है, जो उनका आधार नंबर एक तरीके से, और जियो टैगिंग, एक तरीके से इन सबको मर्ज करके इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत टैक्स, तो इसकी थीम क्या थी भारत टैक्स की? भारत के यहाँ पे टैक्स का मतलब टैक्स नहीं है, ये टैक्स का मतलब है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा विभाग। भारत की जो टेक्सटाइल हेरिटेज और ग्लोबल लीडरशिप के बारे में 5 एप पे डिपेंड करता है। 5 एप की बात की गई। एफ कौन से? फॉर्म से फाइबर, ठीक? यानी कि पहले खेत से फाइबर का प्रोडक्शन किया जाएगा, फिर फाइबर से फैक्ट्री, और जो फाइबर को फैक्ट्री में भेजा जाएगा, फिर फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन से जो कपड़ा बनेगा तो उसके मतलब फैशन में उसका एक तरीके से फैशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद फैशन से फॉरेन, मतलब जो हमारा फैशन होगा उसको फॉरेन में एक्सपोर्ट करना, ठीक? यानी कि कल्चरल, एक तरीके का कल्चरल भी बढ़ावा मिलेगा, और इकोनॉमिक तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको यूएनईपी के सहयोग से किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम या के मदद से इस भारत टैक्स को लॉन्च किया गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ पे बना है? ये सबको पता ही होगा अटल सेतु के बारे में। तो ये मुंबई को कनेक्ट करता है किससे? मतलब ये नवा शिवा जो पोर्ट है और न्यू मुंबई, उनके बीच में कवर करता है। तो 21.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 6 लेन है, और 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है, ठीक? और 17,850 करोड़ की लागत है। इसमें जो हमारे लिए काम की बात है वो 2 बातें हैं, ज़्यादा काम की बात। 21.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और 6 लेन मतलब 6 लेन की है, ठीक? अटल सेतु अभी ये न्यूज़ में आया था, काफ़ी ज़्यादा इस पे जो टोल टैक्सेस काफ़ी हाई थे, इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट हमारे पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, और 300 यूनिट फ्री बिजली का मतलब एक तरीके से देने की योजना है। 18,000 रुपये सालाना बचत होगी इससे, ठीक? यानी कि एक तरीके मतलब पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत क्या होता है ना, कि अपने घर पर जो सोलर रूफटॉप लगाने के बाद वो हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे बिजली, उसको चाहे तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक? यानी कि बेच सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब है बेच सकते हैं। और इसके अंतर्गत 2022 में 100 गीगावाट सोलर लक्ष्य को 40% रूफटॉप से करने की योजना है, ठीक?
अब पालना योजना किसके लिए? आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए है। तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए पालना योजना लाया गया है। क्रेच फैसिलिटीज़ क्या होती है? बेसिकली जो महिलाओं बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रेच। तो उसको आंगनवाड़ी केंद्रों में बनाया जाएगा, ठीक। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत इसको किया जा रहा है और सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण डे केयर की सुविधा उपलब्ध होगी। एमएसएमई सब स्कीम्स, एमएसएमई में अभी दिसंबर में लॉन्च हुआ 3 सब योजना, एमएसएमई गिफ्ट, एमएसएमई स्पाइस और एमएसएमई ओडीआर। एमएसएमई गिफ्ट क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए है, ठीक। और ब्याज संवर्धन और क्रेडिट गारंटी के लिए। स्पाइस किसके लिए? सर्कुलर इकोनॉमी पे बेस्ड है और क्रेडिट सब्सिडी पे बेस्ड है। और 2070 तक मतलब 2070 तक जो हमारा कार्बन न्यूट्रल की जो योजना है उस पर काम होगा। एमएसएमई ओडीआर में एआई इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं और समाधान के लिए है, ठीक। बेसिकली हमें नाम पता होना चाहिए और थोड़ी बहुत काम पता होना चाहिए, इतने से हमारा काम बन जाएगा। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? शिलांग में इसका आयोजन किया गया और किसके अंतर्गत? पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के हितों को वैश्विक मंच प्रदान करना, ठीक। तो जो एक तरीके से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसको? नॉर्थ ईस्टर्न्स को अपने जो भी उनके सोशियो कल्चर चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए। हरित पहले यानी कि जो भी ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को कम करना या फिर ख़त्म करने की बात हुई है और डिजिटल पेमेंट या पेपरलेस पेमेंट की बात की गई है और फॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण की बात की गई है। मिशन लाइफ के अंतर्गत इसको बढ़ाने की बात की गई है। अब नेशनल हल्दी बोर्ड ये मतलब घोषणा किया गया अक्टूबर में। इसका इंडिया हल्दी के उत्पादन में वर्ल्ड में 75% उत्पादन करता है। जाहिर सी बात 75% कर रहा तो इंडिया वर्ल्ड में पहला ही होगा। और जो स्टेट वाइज महाराष्ट्र पहले पे है, तेलंगाना दूसरे पे है हल्दी के उत्पादन में, ठीक। टर्मरिक हल्दी के उत्पादन में और कर्नाटका उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है तेलंगाना के बाद। हल्दी और उसके उत्पादों का विकास और निर्यात करने के लिए योजना लाई गई है। और यशोभूमि कहाँ बनाई गई है? द्वारका में, दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा माइक सेंटर है। माइक सेंटर का क्या मतलब? जहाँ पे मीटिंग्स किए जाते हैं, इनिशिएटिव्स का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं और एग्जीबिशंस किए जाते हैं। एग्जीबिशंस मतलब प्रदर्शनी, ठीक। कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, तो ये माइस यशोभूमि। और यहीं पे G20 का भी ऑर्गेनाइजेशन और मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला हमारा है PLFS एनुअल रिपोर्ट। तो कौन जारी करता है? NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, यानी सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आता है। और 2 सितंबर 2024 को जारी की गई। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो बेरोजगारी का स्तर और उसको पता लगाना है, ठीक। तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? एक तरीके से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको बोलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसमें बोला गया है कि 15 वर्ष और उसके अधिक आयु के 60% मतलब टोटल क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% है किसका? 15 वर्ष से आयु से ज़्यादा लोगों का। 15 वर्ष से आयु ज़्यादा और 60% से कम। इसमें से पुरुष जो है करीब 78% है, महिलाएं 41%, यानी कि महिलाओं की जो हमारी भागीदारी है वो आधे से भी कम महिलाएं काम करती हैं, ठीक। और इस तरीके से कुछ ये भी डाटा है, मतलब इतना डाटा बेसिकली हमको इतना जानना है कि हाँ 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी आधे से भी कम है। ये एक मेंस का भी पॉइंट बन सकता है। अब अगला हमारा कैबिनेट MSP अप्रूवल। कैबिनेट ने MSP को अप्रूव किया, तो उसमें किस पर सबसे ज़्यादा MSP लगा और किस पर कम लगा, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निक्सेन पर सबसे ज़्यादा MSP ₹81 पर कुंटल बढ़ाया गया है और चावल की MSP 2300 कर दी गई है। सबसे अधिक वृद्धि किसमें की है? निक्सेन में। और 2024-25 के अनुमानित खाद्य उत्पादन 3288.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, ठीक, 2024-25 में। इसका उद्देश्य क्या है? लागत कम करके मतलब MSP को कम से कम जो उनकी जो लागत है, एनुअल जो इनपुट कॉस्ट है किसानों की, उससे 1.5 टाइम्स MSP को रखा जाए। तो इस पर बात चल रही है, ठीक। अब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात,
ठीक? निर्यात में क्या-क्या कंडीशंस रही हैं? तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट यानी कि टोटल निर्यात का कितना रहा है 786.68 बिलियन, मर्चेंडाइज़ एंड सर्विस यानी कि जो मर्चेंडाइज़ एंड सर्विस जो सेवा का एक्सपोर्ट और बाकी जो व्यापार है उसका एक्सपोर्ट, ट्रेड वगैरह मिला करके टोटल इतना रहा है और जिसमें सर्विस का इतना रहा है, इतना रहा है, ठीक? तो इसमें क्या है मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा रहा है और सर्विस का एक्सपोर्ट हमारा कम रहा है। जो जनरली ऐसा नहीं होता था, हमारा सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता था। और जो कि ये घटा है पहले से 3% घटा भी है। पॉजिटिव ग्रोथ टू 115 कंट्रीज मेजर गेन फ्रॉम यूएसए। मतलब हमारा जो है मेजर गेन्स फ्रॉम द यूएसए। हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूएसए में करते हैं, यूएई में करते हैं, चाइना में करते हैं, यूके में करते हैं, ठीक? हमारा इंपोर्ट घटा है, ये अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में इतना जानना था। तो हमारे जो मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं, मतलब कहाँ पे ज़्यादातर हम निर्यात करते हैं, वो अमेरिका में, यूएई यानी, ठीक, और चाइना में। और इंपोर्ट भी अभी देखेंगे। टॉप कंट्रीज ट्रेड पार्टनर हमारे कौन से हैं? यूएई है, यूएसए है, चाइना है, ठीक? यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के मामले में आयात निर्यात में यूएई हमारे पहले पे आता है, फिर यूएसए चाइना आता है, ठीक? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट टू रशिया, रोमानिया एंड अल्बानिया, ठीक? रशिया, रोमानिया, अल्बानिया ये इनमें जो हमारा अभी क्या मतलब देखा जा रहा है कि हमारा जिनके साथ ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। टॉप 10 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट 59% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट। जो हमारे टॉप 10 कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट के मामले में, वो टोटल एक्सपोर्ट का करीब 60% कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक? मतलब 60% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उन्हीं में होता है। एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर्स के बारे में कुछ, ये सारी के सारे बजट्स की बातें हैं या इकोनॉमिक सर्वे की बातें हैं, तो फैक्ट है, डाटा है, तो ध्यान में रखना है तो ठीक है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि हमें एक-एक पॉइंट को रटना है, बस हाँ, इतना पता होना चाहिए कि जैसे कि एक्सपोर्ट में यूएई चल रहा है अभी टॉप पे, कभी चाइना था, कभी यूएसए, चाइना आता रहता है, ठीक? इस तरीके की बातें थोड़ा-सा अगर माइंड मेकअप करके रखें तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को टैकल करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अब एग्रीकल्चर के बारे में, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है 2022-23 में? तो 18.2%। तो मेन कंट्रीब्यूशन कौन-कौन से? क्रॉप्स। देखिए एग्रीकल्चर में क्रॉप भी आता है, लाइव स्टॉक भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, फिशिंग भी आता है, ठीक? ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं। तो क्रॉप का जो जीवीए में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? क्रॉप का 55% के अराउंड। लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुपालन का योगदान करीब 31% के अराउंड। फॉरेस्ट्री का करीब 8% के अराउंड और फिशरीज का करीब 7% के अराउंड, यानी कि मछली पालन का 7% के अराउंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? क्रॉप का है। और उसके बाद सबसे कम किसका है? मछली पालन का। यानी कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो मछली पालन को बढ़ावा देना पे होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप से क्या है कि बहुत सारे, एक तो क्रॉप हमारे जो मतलब जो फील्ड की साइज है, खेतों के जो जोत की साइज है वो काफ़ी छोटा है। तो वैसे भी देश की करीब 45% आबादी क्रॉपिंग पे ही डिपेंड करती है। तो इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक तरीके का क्या होगा ना, इंक्लूज़न हो जाएगा, ठीक? अब हाईएस्ट के मतलब क्या है? सीरियल के मामले में, अनाज के प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के प्रोडक्शन के मामले में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, ठीक? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्ट बंगाल फ्रूट्स के मामले में नंबर 1 पे है। अभी फ्लावर्स के मामले में तमिलनाडु है, ठीक? अब लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुधन है हमारे, लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक पशुधन, तो आउटपुट ग्रीव फ्रॉम 457.8 की, मतलब इतना 487 हज़ार करोड़ रुपया मतलब था 2011-12 में, जो कि 878 हज़ार करोड़ रुपया हो गया, ठीक? इनका जो ओवरऑल जो आउटपुट है जो पशुधन की जो वैल्यू है। और मेजर कंट्रीब्यूशन मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मीट के प्रोडक्शन में, उसके बाद अंडे के प्रोडक्शन में। अंडे के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक? मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? यूपी, ठीक? और मीट के प्रोडक्शन में भी यूपी ही है। तो पता चल गया मेजर कंट्रीब्यूशन मिल्क में, दूध में सबसे ज़्यादा, फिर मांस में, उसके बाद अंडे में। अब जीडीपी के एस्टिमेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा है हमारा? 8.2%। फाइनेंस और ये कितना परसेंट, मतलब 8.2% रहा। अनुमान कितना था? मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में कितना था? 7%। तो अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ रहा है? 1.2% के ग्रोथ हुआ, ठीक? हमारी जीडीपी ग्रोथ में। और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी रही? अभी ये वैल्यू याद करने की ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी होता क्या है ना, यूपीपीसीएस में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है कि कितनी रही है। वैल्यू ही डायरेक्ट उठा के मतलब पिछले साल ही पूछा गया था। जीडीपी 295.36 लाख करोड़ तो होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 295.36 ये हमें पता होना चाहिए। और इंक्रीमेंट हुआ है कितना? 9.6% का पिछले साल 2022-23 के रिस्पेक्ट में। इस बार
मतलब 2023-24 के रिस्पेक्ट में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 9.6% का, और रियल जीपीए ग्रोथ 7.2% रहा है, ठीक। फ्रॉम इट्स 6.7% 2022-23 में रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विटनेस अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ 9% का। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में, कितना? 9% का। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 295, ये पता होना चाहिए। रियल जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज कितना? 8.2%, ये पता होना चाहिए। अब रियल जीवीए ग्रोथ न पता हो ना पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब जो रेड से इंडिकेट किए गए हैं या फिर जो रेड से हाईलाइट किए गए हैं वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी पॉइंट्स साथ में इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े से कम। अगर इनको 5 स्टार मिलेगा तो इनको 3 स्टार, ठीक। अब आते हैं जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी वैल्यूज देखते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1 पे है, उसके बाद राजस्थान है, फिर एमपी है। और हमारे कंट्री में जो प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो करीब 460 ग्राम पर डे है। ये बहुत ज़्यादा है, पर एक्चुअल में मतलब डाटा तो यही कहता है, पर कौन कितना ही दूध पीता है ये सभी जानते हैं। अंडा एक प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, और स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक। और तेलंगाना, यानी कि साउथ के सारे स्टेट्स है वहाँ पे अंडे का कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। मांस के मामले में, मीट प्रोडक्शन के मामले में भारत का वर्ल्ड में 8th पोजीशन है, और यूपी करीब 12% प्रोडक्शन यूपी में ही होता है। वजह इसके कि यहाँ पे बीफ बैन है, ठीक। तो 8% जो मांस का प्रोडक्शन यूपी में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में। ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, और फिर गुजरात है ऊन उत्पादन के मामले में। अब नेक्स्ट हमारा आता है खाद्य उत्पादन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में, ठीक। टोटल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ तो 3322.98 लाख मीट्रिक टन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी क्या होता है ना कि वो बजट से डाटा उठाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्स में डाल देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा हो गया, हेल्थ से रिलेटेड डाटा हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा क्षेत्र से जो भी हमारे इस तरीके के डाटा कभी कभी पूछ लेता है, तो ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, पिछले साल की तुलना में 26.11 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की दर्ज की गई, मतलब 26 लाख करीब लाख मीट्रिक टन की खाद्य उत्पादन में हमने प्रोग्रेस किया है। इसमें प्रमुख फसलों में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 1378 लाख मीट्रिक टन, ठीक। और इसी तरीके से गेहूं का 1332 लाख मीट्रिक टन। अब देखो 1313 मतलब करीब मोर देन 75% जो है वो केवल चावल और गेहूं का उत्पादन हो रहा है, और बाकी में सब जितने भी फसल जो भी अनाज आ जाते हैं उनका सारे, चाहे मोटे अनाज हो और चाहे पतले अनाज हो, वो सारे के सारे आ जाते हैं बाकी के 25% में, ठीक। चावल और गेहूं करीब 75% से ज़्यादा कवर करते हैं। अब हॉर्टिकल्चर, बागवानी क्रॉप के बारे में, तो बागवानी क्रॉप में इसका 353.19 मिलियन टन। इसमें से क्या क्या बागवानी क्रॉप में क्या क्या आते हैं? फल है, शहद है, फूल है, और प्याज भी है, आलू भी है, टमाटर, ये सारे के सारे बागवानी क्रॉप में आते हैं, ठीक। अब किनका क्या क्या उत्पादन है देख लेना, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ किसमें वृद्धि हुई और किसमें थोड़ा सा कमी आई। तो हमारा जो फल, शहद, फूलों का उत्पादन बढ़ा है, टमाटर का उत्पादन भी बढ़ा है, तो ये बात थोड़ा पता हो। लेकिन ओवरऑल बागवानी क्रॉप में 0.65% की कमी आई है, ठीक। ओवरऑल कमी दर्ज की गई है, लेकिन इंडिविजुअली टमाटर में वृद्धि दर्ज की गई है, फल, शहद और फूलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अब 2023 का नोबेल पुरस्कार के बारे में, किसको मिला? क्लॉडिया ग्लोडिन को। क्लॉडिया ग्लोडिन को नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, इनको दिया किस लिए गया? तो इनको दिया गया था महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी पर इन्होंने शोध किया था। यानी कि इनका जो शोध बेसिकली ये कहता था कि जो वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन इतने पीछे क्यों रह गई। तो उन्होंने हिस्टोरिक डाटा को इकट्ठा किया, फिर वो जाकर के उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो ये काम इन्होंने काफ़ी पहले किया था, तो उनको जाकर के अब नोबेल पुरस्कार मिला है क्लॉडिया ग्लोडिन को, और अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार। तो कहाँ पे मिला? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक। महिलाओं के श्रम बाजार में भागीदारी पर शोध किया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जीएसटी। अभी जीएसटी की 54th मीटिंग हुई, तो उसमें क्या हुआ ना, कैंसर के दवाओं पर 12% जीएसटी लगती थी, अब उसको घटा करके 5% कर दिया गया है, ठीक। और जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर ये भी जीएसटी कम करने की काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है इस पर भी। कौन वित्त मंत्री है? निर्मला सीतारमण भी है। और
नवरत्न कंपनियाँ, कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं, कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ नवरत्न कंपनियाँ जो बनाई गई हैं, उसमें से एक रेलटेल है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक? आप इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, एक तो सोलर एंड हाइड्रो, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो गई, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। अब सतलज ये भी एक तरीके से जल विद्युत है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हो गया रिन्यूएबल एनर्जी से। अब बचा एक रेलटेल यानी रेलवे से रिलेटेड है, यानी कि 3 कंपनियाँ जो हैं वो काम कर रही हैं एनर्जी की फील्ड में और एक रेलटेल है। तो टोटल नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई? 25। कुल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ पीएसयूज़ हैं 25 जो हैं जो नवरत्न की दर्जा उनको मिल गया है। अब नवरत्न की क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे उनको दर्जा क्यों मिलता है, उसके पीछे की जो कंडीशंस हैं वो इकोनॉमी कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे। अब यूपीआई सर्कल का लॉन्च ऑफ द यूपीआई सर्कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है कि यूपीआई के जो उपभोग करता है या फिर जो उपयोग करने वाले हैं, उनमें क्या होता है ना, फ्रॉड को कम करने के लिए लॉन्च किया है यूपीआई सर्कल को, ठीक? जो फेक कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, उनको रोकने के लिए किया गया है। सहायक उपयोगकर्ताओं को नामित करने की सुविधा देता है, ठीक? और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत महिलाओं और पुरुष भारत रिपोर्ट, ठीक? महिला और पुरुष रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। महिला और पुरुष रिपोर्ट के बारे में एनएसओ ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। इसमें बेसिकली इनका जो कहना था, इस रिपोर्ट में जो हमारे काम की बात है वो इतनी है कि जो वुमेन के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें केवल 20% कुल जमा राशि थी। मतलब महिलाओं के खातों में जो मेल के रिस्पेक्ट में 20% ही पैसे जमा हैं, ठीक? मतलब एक तरीके से ये दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है महिला और फीमेल और मेल के बीच में इंडिया में। सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। ये कौन लॉन्च किया था? तो जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने लॉन्च किया था। किस लिए? यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। महिलाओं का जो वर्क स्थल है, कार्यस्थल है, वहाँ पे यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शिकायतें कर सकती हैं। और नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया। ये सबसे बड़ा बायोटेक इवेंट है। कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया। अब उत्तर पूर्वी महोत्सव अभी हमने देखा था ना, ऑस्टा मतलब जो हमारा था नॉर्थ ईस्ट के लिए, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए है ये, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए। ये भी नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक? अब जो बात करते हैं वो है इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का क्या मतलब है? ये कई तरीके की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करता है। कौन बनाने जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री बनाने जा रही है। कहाँ पे? चेन्नई में, मापेडू में। 12 वर्ष में कंप्लीट होने की योजना है। और ग्रीन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन बॉन्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई ने ग्रीन बॉन्ड में जो एफआईआई हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको अलाउ कर दिया है कि वो सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ये भारत के जो पंचामित्र है जो हमारे 5 रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के या फिर हमारे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो 5 बातें हैं, उनको और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर सहमति बनी है कि सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड में ऑफ एफआईआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत आटा लॉन्च ऑफ द भारत आटा। ये क्या है? भारत में गेहूं के आटे के लिए 100 मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है, ठीक? और इसमें से 1 किलोग्राम आटे की कीमत 27 या 27.5 रुपये के अराउंड है। कौन लॉन्च किया था? पीयूष गोयल ने। अब बात करते हैं शॉर्टर ऑडिट टेन्योर की। ये आरबीआई आईआरडीए जो बीमा कंपनियां होती हैं, उनका जो ऑडिट होता है ना टाइम टू टाइम, तो उसको घटा करके 4 साल कर दिया, 10 साल से घटा करके 4 साल। आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक? जो बीमा इंडिया में बीमा से रिलेटेड वर्क को देखता है। बीमा कंपनियों के लिए वैध ऑडिट 10 से 4 वर्ष कर दिया गया। अब ग्लोबल इकोनॉमिक हब इन नवी मुंबई कौन बनाने जा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री। इकोनॉमिक हब कहाँ पे? नवी मुंबई में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस के जो हवाई अड्डा है बाबतपुर, तो उसका नाम चेंज करके अब कर दिया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। उसके जो उसको रिनोवेट किया जा रहा है, तो उसकी राशि कितनी आवंटित की गई है? 2870 करोड़ राशि उसको आवंटित किया गया है। अब इंडिया के शेयर मार्केट के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे इंडिया का शेयर मार्केट दुनिया का 5वां शेयर बाजार बन गया है और इसकी इकोनॉमी पहुंच गई है वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन के अराउंड।
इंडिया के शेयर मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो $5 ट्रिलियन के अराउंड पहुँच गई है। अब भारत की ई-कॉमर्स मार्केट में वृद्धि, अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो 325 बिलियन के अराउंड पहुँच जाएगा, ठीक? 325 बिलियन के अराउंड। IRDA को नवरत्न का दर्जा, ठीक? IREDA ये कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसको क्या हुआ, नवरत्न का दर्जा दिया गया है IREDA। ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है, ठीक? यहाँ पे RE का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नवरत्न का दर्जा मिल गया है। और भारत नाइजीरिया मुद्रा निपटान, अभी इंडिया और नाइजीरिया ने अपने लोकल करेंसीज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात पर सहमति जताई है, ठीक? तो इससे क्या होगा, उनके बीच के जो डॉलर को लेकर के इश्यूज रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। स्थानीय मुद्रा में निपटान करेंगे कौन, इंडिया और नाइजीरिया। दुनिया का पहला CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च कर रहा है, बजाज ऑटो ने। दुनिया का पहला CNG मोटरसाइकिल लॉन्च कौन कर रहा है, बजाज ऑटो, ठीक? बस इतना बताओ, बजाज ऑटो बहुत है, ये मोटरसाइकिल बजाज ऑटो। इंफोसिस को क्या मिला है, AI प्रबंधन प्रणाली में जिम्मेदारी के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। क्यों, मतलब इंफोसिस ने जो काम कर रही है वो AI इथिक्स पे काफ़ी काम कर रही है, यानी कि AI से जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इथिकल या फिर मतलब इथिकल इश्यूज, तो उस पर इंफोसिस काफ़ी काम किया है। तो इसके लिए उसको जो जिम्मेदार AI प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक? तो इनको ISO सर्टिफिकेट मिला है। भारत सरकार ने कर्नाटक के पदुरा में पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल भंडार बनाने की घोषणा की। ये पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल भंडार है, फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, यानी कि क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना, लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ करने के लिए। तो कहाँ पे बनेगा, पदुर, कर्नाटक के पदुर में। क्योंकि कर्नाटक में पिछले साल क्वेश्चन पूछा था हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, ठीक? इस बार हो सकता है फिर से कर्नाटक की टारगेट में रहे। वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, अब तो RBI ने जारी किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अभी इसका मानना है कि जो पिछले साल 60.1 था, एक ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स वो 64.2 पे पहुंच गया था, यानी कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक? यानी कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेबी के बारे में है। तो सेबी ने स्कोर 2.0 लॉन्च किया है। सेबी ने स्कोर 2.0 किसके लिए लॉन्च किया है, तो रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग के पर्पज से, ठीक? सिक्योरिटीज रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग पर्पज से, ऑटो एस्केलेशन एंड ऑटो रूटिंग एंड निगरानी के पर्पज से। और नमो दीदी, मतलब इतना पता कि हाँ, स्कोर 2.0 किससे रिलेटेड है, सेबी से रिलेटेड है। और नमो दीदी योजना, ड्रोन योजना, अभी नमो दीदी ड्रोन योजना की तहत ड्रोन प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक? महिला स्वयं सहायता समूहों को, यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको दिए जाते हैं। किसके लिए, जिससे कि अपना इनकम बढ़ा सके। और कितने ड्रोन वितरित किए जाने की योजना है, 15,000, 2025-26 तक 15,000 ड्रोन दिए जाने की योजना है। अब ग्रिड इंडिया अचीव मिनी रत्न स्टेटस, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के फील्ड में काम करता है, खासकर सोलर एनर्जी पर। इसको क्या मिला है, मिनी रत्न का दर्जा मिल गया ऊर्जा मंत्रालय के। यानी कि देखो कई बार सारे, जैसे कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इन सब में जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अभी एक डाटा आया है कि जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का करीब कंट्री में अपना 45% हो गया है, मतलब करीब 50-50 अभी 2-3 सालों में मैटर हो जाएगा कि 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करेंगे, 50% ही हम कोल और बाकी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उन पर डिपेंड रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, IIT मुंबई एंड स्टारबस्ट ने क्या किया है, एरोस्पेस में को एक बूस्ट करने के लिए काम करने पर सहमति जताई है। स्टारबस्ट एक कंपनी है और अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ठीक? यानी कि मिलिट्री पर्पस से और स्पेस दोनों के फील्ड में मिलकर के काम करेंगे, ठीक? खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे, खंडवा कहाँ पे है, गुजरात में। अडानी ग्रीन एनर्जी इसको बनाएगी और उसके बाद ये इन पर काम करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी कहाँ पे बना रही, खंडवा में। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रखा है, कितने में, 538 वर्ग किलोमीटर में। ऑफलेस पे के लिए संपर्क रहित भुगतान, फॉर द कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए फेडरल बैंक ने NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए काम हो रही है। एक तरीके से ऑफलेस क्या मतलब है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट पे बात हो रही है। कितने की भुगतान कर सकते हैं, मैक्सिमम 500, 5,000। RBI की डिजिटा पहल,
ये क्या है? अवैध लैंडिंग ऐप्स से निपटने के लिए। अभी क्या है ना कि कभी ऐसा चल रहा था कि लोगों को जो मोबाइल ऐप्स के थ्रू उन्होंने उधार लिया, मतलब उन्होंने पैसे लिए, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन बन गई कि उनको सुसाइड करना पड़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर आरबीआई ने इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डिजिटा पहल स्टार्ट किया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ठीक? ये ऐप की प्रामाणिकता और अनाधिकृत मार्ग को रोकेगा, ठीक? और देश का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। डंप ट्रक क्या करते हैं, मतलब जो एक तरीके के डंपिंग के फील्ड में काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक है, तो ये इसलिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे? SKT 105 इसका नाम है और सैंडी इंडिया ने इसको बनाया है। मतलब एक तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। यंग ग्लोबल इंडिया अवार्ड, तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, कौन? यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास अवार्ड। और इसमें 5 भारतीयों को दिया गया, जिसमें से कुछ एक नाम इंपॉर्टेंट है, भूमि पेडनेकर, जो कि एक एक्ट्रेसेस है। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। बस इतना पता हमको बहुत है। फ्रांस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम, गृह मंत्री और सहयोग मंत्री अमित शाह, सहयोग मंत्री यानी कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इन्हीं के अंतर्गत आता है, ने इसको लॉन्च किया है, ठीक? सरकारी बैंकों, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई। अभी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई किसमें कर दिया? अंतरिक्ष क्षेत्र में। और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी अब 100% एफडीआई हो गया, यानी कि ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया जा सकता है, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ये प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया था। 10वां आयोजन है ये। गेटवे टू द फ्यूचर इसका थीम था। गेटवे टू द फ्यूचर कहाँ पे होगा भाई? गुजरात से बात है तो गुजरात में ही हुआ होगा। तो 10वां है और गेटवे टू द फ्यूचर इसका थीम है। और 16th वित्त आयोग, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और इस 31 अक्टूबर 2025 तक इनको सिफारिशें देने की बात की गई है। पाथ ऐप, पाथ ऐप जो है ये जूट किसानों के लिए है, जूट किसानों के लिए है। और जूट किसानों को एमएसपी और जूट से संबंधित जो भी उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी बातें हैं, उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए पाथ ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक? अब उन्नति सबसे पहले सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज सूची में उपलब्ध होने वाला, जो हमारा सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज है, यानी जिसको बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक? उस पर अपना जो स्टॉक लॉन्च करने वाला कौन सा बन गया है? उन्नति फाउंडेशन, ठीक? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नया कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में, तो उस पर जो पहला कंपनी है वो है उन्नति फाउंडेशन। इसमें बेसिकली जो जिनकी लिस्टिंग होगी वो होगी एनजीओज होंगी, और जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सारी की सारी कंपनियां लिस्टेड होंगी। अब नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। एसएससी कंपनियों को सार्वजनिक से फंड जुटाने में मदद करता है, ठीक? कंपनियों को कलेक्टिव वे में फंडिंग में मदद करता है। भारत में प्लास्टिक कचरे के लिए राष्ट्रीय सर्कुलर अर्थव्यवस्था रोडमैप, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप फॉर द रिडक्शन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, ठीक? ये कौन लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये अनुबंध, मतलब प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि प्लास्टिक कचरे से कैसे निपटा जाए। यूपीआई एटीएम, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? हिटाची पेमेंट सर्विस ने। अभी यूपीआई एटीएम भी लॉन्च हो गया, तो हिटाची पेमेंट सर्विस ने लॉन्च किया है। बिना कार्ड के पैसे निकालने की मतलब पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक? हिटाची एटीएम। भारत ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी प्लास्टिक के बारे में बात हुई। अब देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और बात है, राइज प्रोग्राम लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर के। किसके लिए? स्टार्टअप के एक्सपेंशन के लिए, स्टार्टअप बूस्ट के लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक? एक्सेलरेटर, राइज प्रोग्राम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में क्या बात है? तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, विश्व बैंक जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक। और उनका मानना है कि जो हमारी वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.4% रहने का अनुमान है, और ये भी कि लास्ट 3 ईयर में सबसे कम होगा। शायद किस लिए? शायद इधर भी वॉर चल रहा है, इजराइल का और फ़लस्तीन का, उधर रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है, तो वॉर का भी काफ़ी इम्पैक्ट है।
नेक्स्ट हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी। तो ये हुआ कैलिफोर्निया में। इंडो पैसिफिक देखो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ठीक, ना कि मिलिट्री फ्रेमवर्क है। फॉर द प्रॉस्पेरिटी कैलिफोर्निया में हुआ, पीयूष गोयल ने अटेंड किया, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने अटेंड किया था इसको। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नौरादेही और रानी दुर्गावती, इन दोनों को मिला करके मतलब इनको मर्ज कर दिया गया और ये करीब 2300 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है फिर, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाता है। कहाँ है? दामोह डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट है हमारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, एनटीपीएस। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम में क्या करता है ना, ये जो ट्राइबल्स होते हैं उनका बेसिक जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है लकड़ियों पे होती है, बांस पे होती है, ठीक, और जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस होती हैं जो जंगल में मिलते हैं उन पे होती है। तो उनके ठीक है, उनका डिपेंडेंस एक हद तक, लेकिन इसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो जो भूपेंद्र यादव हैं, जो हमारे MOE FCCC हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने लॉन्च किया है बिना किसी बाधा के परिवहन के लिए, किसकी? लकड़ी और बाँस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा NOCs लेने पड़ते हैं इन सब के लिए। ऐसा माना जाता है कि इनकी इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए NTPS लॉन्च किया। मेरा बिल मेरा अधिकार, अब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, भारत सरकार का। तो जो बिल मांगने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करती है, ठीक, कि जो भी अगर कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उनको बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करती है। राइट्स एंड इरकॉन, ये दोनों को नवरत्न का दर्जा मिला। ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करने वाली कंपनियां हैं, ठीक। राइट्स एंड इरकॉन, इनको नवरत्न का दर्जा मिल गया, इरकॉन एंड राइट्स को, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, 15वां और 16वां बन गई हैं। ये बहुत पहले की बात है, लास्ट ईयर का करंट अफेयर है ये। मतलब लास्ट ईयर क्या है, मतलब मिड का अभी एग्जाम कैंसर पोस्टपोन हो गया, नहीं तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है इकोनॉमिक केसेस फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ द एडोलसेंट। तो किशोरों की भलाई के लिए काम करना है, ठीक। तो रिपोर्ट पब्लिश हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको पब्लिश किया। उन्होंने बजट आवंटित किया गया 8,500 करोड़ का। क्यों? किशोर की मृत्यु दर में उनके जो डेथ रेट को कम करना है, 50% की गिरावट है। स्कूल पूरा करने वाले युवाओं की संख्या 229% बढ़ गई है, ठीक। और नीतिगत सुधारों के लिए 10.1% GDP वृद्धि का अनुमान। मतलब उनको मानना है कि अगर हम 8,500 करोड़ खर्च करके जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर हम फुलफिल कर लेते हैं, तो हमारी ओवरऑल GDP में 10% की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, ठीक। तो दो बातें हैं, 8,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, 10% की GDP ग्रोथ होगी, ठीक। दूसरा FDI लैंडस्केप। FDI के बारे में DPIT की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यही कि हमारे जो FDI में 35% की कमी आई है, और ये FDI हो गई है करीब 44 बिलियन के अराउंड। और जो हमारे प्रमुख निवेशक हैं इंडिया में, वो है सिंगापुर है और USA है। सिंगापुर है, USA है। और जो प्रमुख क्षेत्र है, जो फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में सबसे ज़्यादा FDI आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ठीक, निर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से में आता है 60%। FDI इन दोनों को मिला करके करीब 60% हो जाता है। तो इंडिया में FDI की कमी आई है करीब 35% की, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा FDI आता है, और सिंगापुर से हमारा सबसे ज़्यादा FDI आता है, उसके बाद USA से, देन मॉरिशस से, ठीक। अब विश्व ड्रग रिपोर्ट की बात आई है। कौन जारी किया है? UNODC, ठीक, ड्रग्स कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, इसने जारी किया है। तो इसका मानना है कि कैनबिस दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ड्रग है, ठीक, दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात थी वो था कि जो पुरुषों को जो ट्रीटमेंट मिलता है, महिलाओं को उतना नहीं हो पाता। महिलाओं को जनरली देखा गया है कि 28% की कमी देखी गई है महिलाओं के ट्रीटमेंट में। मतलब जो ड्रग की शिकार महिलाएं होती है, वो आमतौर पर उतनी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं पाती जितनी सही तरीके से उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अंकटाड ने किया इसको पब्लिश। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अंकटाड, ठीक, कमेटी अंडर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कमेटी अंडर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने क्या है ना, ओवरऑल FDI में 2% की गिरावट आई है पूरे वर्ल्ड में, करीब 1.3 ट्रिलियन हो गई है। और भारत की FDI में 43% की गिरावट आई है, भी हमने पढ़ देखा। मतलब हर रिपोर्ट के अपने अपने अनुमान होते हैं। अभी किसी ने ऊपर कहा 35% की गिरावट आई है, अभी इनका कहना है कि 43% की गिरावट आई है। तो इसके पीछे रीज़न बताया उन्होंने कि भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, ठीक, इस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं। तो वो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है, इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ्रंट ने एक तरीके से पब्लिश किया है, UNFPA।
तो इनका मानना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है करीब 1.44 बिलियन के अराउंड हो गई है और कुछ प्रजनन दर जो हमारा बर्थ रेट है वो 2.1 है, यानी कि जो हमारा जो 2 है 2.1 से कम हो गया है, ठीक। यानी कि अब कुछ ही सालों में हमारी पॉपुलेशन घटने लगेगी। अब 2030 तक स्वास्थ्य सेवाओं में 30% की वृद्धि का लक्ष्य है, ठीक। जननी सुरक्षा योजना में 10% कम मृत्यु दर। अब जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई की वजह से जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक, उसमें काफ़ी कमी आई है, 10% की कमी आई है। अब टाइम मैगज़ीन के बारे में क्या बात कही है? टाइम मैगज़ीन ने क्या बोला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट को 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया है, ठीक। रिलायंस, टाटा और सीरम क्या जो वैक्सीन बनाया था, कोरोना की वैक्सीन बनाने में काम किया था ये। तो और इसमें इनका मानना है कि रिलायंस जो है, ये सीरम इंस्टीट्यूट रिलायंस जो है ये जगरनॉट, इंडिया का जगरनॉट है, ठीक। और हुरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में माना गया है कि यूएस, चाइना के बाद इंडिया यूनिकॉर्न्स के मामले में नंबर 3 पे है, ठीक। यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं? जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा होती है। और इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 67। अब यूएसए में कितने हैं? 703 और चाइना में 340 यूनिकॉर्न्स हैं। भारत में 67। टॉप 10 यूनिकॉर्न्स ऑफ द ग्लोबल। जो टॉप 10 में पहला यूनिकॉर्न कौन है? बाइट डांस, ये चाइना का है। स्पेस एक्स, ये यूएसए का है। ओपन एआई, ये भी यूएसए का है। ओपन एआई जो चैट जीपीटी लॉन्च किया है, GPT-4 लॉन्च किया है, ठीक। GPT-4o लॉन्च किया है, ओमनी जिसको बोलते हैं। एंड ग्रुप ये चाइना का है। सेन, ये भी चाइना का है। स्ट्राइप, ये यूएसए का है। ये कुछ यूनिकॉर्न्स थे। अब वेस्ट ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2023 एंड 2024, ये भी अंगटार ने पब्लिश किया है। अब इनका ओवरव्यू में क्या मानना है कि 1 ट्रिलियन की गिरावट आई है ओवरऑल ट्रेड में, ठीक। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड करके बात हो रही है। वस्तुओं में 5.9% की गिरावट आई है, ठीक। यानी कि मर्चेंटाइल में 5.9% की गिरावट आई है और सेवा क्षेत्र में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। भारत में मतलब सेवा क्षेत्र में 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मतलब टूरिज्म बूस्ट हो रहा है और लेकिन कंजम्पशन कम हो रहा है। इसमें गिरावट हुई है और इसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब बेसिक सेंस यही बनता है। निर्यात में 6% की कमी आई है, ठीक। निर्यात में जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वर्ल्ड में, उसमें 6% की कमी आई है। अब भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा है? ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत में निर्यात में 5% बढ़ा है। इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ा है, ओवरऑल वर्ल्ड में 6% घटा है। सेवाओं में निर्यात स्थिर रहा है, यानी कि कांस्टेंट रहा है सर्विस सेक्टर में। तो इसका मतलब हमारा मर्चेंटाइल जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, लेकिन वार्षिक 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब डेल्टा रैंकिंग क्या है? एबीपी यहाँ पे क्या? एबीपी है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक। एस्पिरेशनल, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वैसे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। एबीपी डेल्टा रैंकिंग, ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। त्रियानी ब्लॉक जो है तेलंगाना का, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है रैंकिंग में नीति आयोग के ब्लॉक्स में। एस्पिरेशनल ब्लॉक से आकांक्षी ब्लॉक, ठीक। तो त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना का, उसको फर्स्ट रैंक मिला है और यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक है, उसको सेकंड रैंक मिला है, ठीक। तो इसमें ब्लॉक क्या मिला है? जो फर्स्ट रैंक वाले को 1.5 करोड़ की प्राइस मिली है, दूसरे रैंक वाले को 1 करोड़ की प्राइस मिली है। त्रियानी ब्लॉक, कौशाम्बी ब्लॉक। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि प्रवासन और विकास की जो ब्रीफ रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है कि विश्व बैंक ने जारी करता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, प्रवासन और विकास रिपोर्ट। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और मतलब मानना है कि 0.7% माइग्रेशन बढ़ा है और $5 बिलियन की इकोनॉमी है, $500 बिलियन की। और 2024 में 2.3%, 2025 में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है माइग्रेशन में। और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ पे दर्ज किया गया? लैटिन अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका वाले कंट्रीज़ में। और उसके बाद साउथ एशिया में 5.2% की, पूर्वी एशिया और प्रशांत में 1.8% की, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पे 1.8% की। उप सहारा अफ्रीका, यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका वाले में 0.3% की। और इस तरीके से इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। भारत में 120 बिलियन का जो माइग्रेशन का एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने बताया है, ठीक। 120 बिलियन माइग्रेंट्स का योगदान है। और इस तरीके से मैक्सिको एंड चाइना में भी। तो 120 बिलियन जो मतलब क्या करते हैं ना, जो रिमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक। रिमिटेंसेस बोला जाता है। 120 बिलियन इंडिया में आता है और वर्ल्ड में नंबर 1 पे है रिमिटेंसेस के मामले में इंडिया। और ज़्यादातर कहाँ से आता है? या तो यूएसए, यूके और मिडिल ईस्ट से। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम,
द हेरिटेज फाउंडेशन ये जारी करता है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया का स्थान क्या है? 126 पोजीशन पे है। सिंगापुर नंबर 1 पे है। इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में सिंगापुर नंबर 1 पे है और इंडिया कौन से 126वें स्थान पे है। ठीक, तो आर्थिक और इसमें नॉर्थ कोरिया नंबर लास्ट पे है, जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को भी आर्थिक विकास सूचकांक बोलते हैं, और इसमें नॉर्थ कोरिया लास्ट पे है। ठीक, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम या आर्थिक सूचकांक जारी करने वाला फाउंडेशन द हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया 126 पोजीशन पे है, नॉर्थ कोरिया अंतिम पे है, सिंगापुर 1 पे है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में तो वॉलमार्ट को नंबर 1 कंपनी मानी गई है, अमेजन को नंबर 2 कंपनी मानी गई है, और इसमें कौन इंडियन कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और LIC है। रिलायंस की पोजीशन 86, LIC के 95। ठीक, ये फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं। डिजी यात्रा फैसिलिटी अभी 8 नए हवाई अड्डों पर 9 हवाई अड्डों पर जारी किया गया डिजी यात्रा फैसिलिटीज। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, दापोलिम, इंदौर, डोगरा, रांची, पटना, रायपुर और भुवनेश्वर में कौन सा डिजी यात्रा फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया। अभी टोटल कितने 24 हवाई अड्डों को कवर करता है ये। ठीक, और 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कौन किया था? ONCD, ONDC, ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल ई कॉमर्स के बारे में जो बात हुई थी, को इसको ग्लोबल अवार्ड मिला गया। ठीक, तो प्राप्त हुआ। और सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? डिजिटल सेवाओं में की बढ़ती भूमिका और दक्षता में सुधार पर जोर देना। ठीक, तो जो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए एफिशिएंसी पर फोकस करने की बात कही है। तो ONDC जो ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल ई कॉमर्स, उसको गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक, तो डिजिटल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस ये बात हो गई। अब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, ये क्या है? IMF जारी करता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण कौन जारी करता है? IMF। 2024 में 3.2%, 2025 में 3.3% की वृद्धि की अपेक्षा की गई है इसमें कि वर्ल्ड के ओवरऑल GDP ग्रोथ में। तो इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स उसने बताए हैं उसमें क्या है? महंगा, इन्फ्लेशन और नीतिगत अनिश्चितता, यानी कि पॉलिसी के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है इस वजह से। फिर भी उन्होंने बताया कि 3.2% 3.3% की एक और जो हमारी वर्ल्ड की GDP है वो बढ़ेगी। यूके का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार इंडिया बन गया है। ठीक, यूके का सबसे बड़ा निर्यात बाजार, यूके का मतलब यूके जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया में 4th पोजीशन पे एक्सपोर्ट करता है। ठीक, भारत का चौथा लार्जेस्ट निर्यात बाजार बन गया है, मतलब यूके ने में भारत का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट, मतलब इंडिया के 4th पोजीशन पे एक्सपोर्ट के मामले में। कौन? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। कितना होता है? 1.37 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। और हम चाइना में कितना करते हैं? 1.3 बिलियन का। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इंडिया का कौन रहा है? चाइना। कितना का व्यापार रहा है हमारा? 118 बिलियन का व्यापार रहा है, और निर्यात कितना रहा है? 16 बिलियन का। अब विश्व की गरीबी घड़ी, मतलब विश्व गरीबी के जो पॉवर्टी क्लॉक है, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, इसमें माना गया है कि इंडिया ने काफ़ी गरीबी को कम करने के लिए काम किया है, और जो 2024 में अभी इंडिया में 3.4 करीब 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। बाकी जो है उनको मतलब 10 साल पहले ये आंकड़ा करीब 19 करोड़ था, तो उन्होंने 19 करोड़ लोगों को गरीबी के बाहर निकाला, करीब 15 करोड़ लोगों को, और अब 3.5 करोड़ ही गरीबी के अंदर है। ये मेंस की काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है। और विजिंगम पोर्ट कहाँ के बारे में क्या हुआ है? पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया, किस स्वीकृति मिल गई है। ठीक, इसको पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन? विजिंगम पोर्ट। और EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता। ठीक, EFTA के साथ, ये यूरोपियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखो, यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया के साथ समझौता हो गया। $100 बिलियन का 15 साल में निवेश करने की योजना बात चल रही है, और करीब 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात चल रही है। ठीक, भारत का चौथा लार्ज स्टॉक मार्केट इंडिया, दुनिया का हांगकांग को पीछे करके इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। हांगकांग को पीछे करके इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। जैसे बताए, पहले पे कौन होगा? USA होगा, दूसरे पे कौन होगा? चाइना होगा, तीसरे पे कौन होगा? मे बी जापान हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन चौथे पे इंडिया है। ठीक, लीड्स प्रोग्राम,
ये कौन जारी किया? व्यापार और उद्योग मंत्रालय, ठीक, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। और कब जारी हुआ था? 2018 में, जो विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया था, उसी के बेसिस पे लीड्स प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया इंडिया में, ठीक, डीपीआईटी के द्वारा। लीड्स प्रोग्राम की कुछ बातें हैं, जैसे कि इसको क्लासिफाई किया गया है कोस्टल, लैंडलॉर्ड, उत्तर पूर्व, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक, कोस्टल स्टेट्स, लैंडलॉक्ड स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो अचीवर्स की कैटेगरी में कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में केरला, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स की बात हो गई, ठीक। अब लैंडलॉक्ड के बारे में हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की पोजीशन क्या होता है? चौथी। लैंडलॉक्ड में आता है ना भाई। मतलब लैंडलॉक्ड कौन है? जिनका कहीं ओशियन से कनेक्टिविटी नहीं, मतलब डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ पहले पे है, दिल्ली दूसरे पे है। नॉर्थ ईस्टर्न में असम पहले पे है, सिक्किम उसके बाद त्रिपुरा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इसमें एक बात जो हमारे काम की है, वैसे कई सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो हमारे काम की है वो है कि स्काईट्रैक मतलब हमद एयरपोर्ट जो है सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का इसको खिताब मिला है। दोहा में है, कतर में, कतर की राजधानी है ना दोहा, तो वहाँ पे हमद एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का से नवाजा गया है। और इंडिया का जो एयरपोर्ट है, इंडिया के 5 एयरपोर्ट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी जो दिल्ली का नेशनल हवाई अड्डा है उसको 36 रैंक मिली है, और उसके बाद कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 59 रैंक मिली है। बेंगलुरु का हवाई अड्डा है उसको 59 रैंक मिली है। अब ये तो हो गया हमारे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे। इकोनॉमी में सारे के सारे बातों को हमने कवर कर लिया। अब सब इसमें एक और बात है, जैसे सबसे साफ हवाई अड्डा है कौन है? टोक्यो, ठीक। अब हम बात करते हैं यूनियन बजट के बारे में। यूनियन बजट 2024-25 का, इसके बारे में जो भी देखो, अभी यूनियन बजट के बारे में बात करेंगे तो कई सारी बातें रिपीट होंगी, क्योंकि हमने कई सारी स्कीम्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो बहुत स्लो नहीं चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको भी कवर कर लेते हैं, काफ़ी फास्ट कवरेज हो जाएगा। तो बजट की प्रस्तुति कौन किया था? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 7वां बजट पेश किया। कब? 23 जुलाई को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंतरिम गवर्नमेंट ने जो बजट प्रस्तुत किया था तो अपने टाइम से किया था, लेकिन जब फिर से चुनाव हुए उसके बाद गवर्नमेंट आई वापस, उन्होंने अपने पोजीशन को रिटेन करके रखा, तो उन्होंने 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया। इस तरीके से 22 या 21 को शायद आया था इकोनॉमिक सर्वे, अभी देखेंगे आगे कब आया था। 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया। अब मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने 6 बजट प्रस्तुत किया था, और सी डी देशमुख थे, उन्होंने 7 बजट प्रस्तुत किया था। इसी तरीके से निर्मला सीतारमण जी सी डी देशमुख जी की बराबरी कर ली है, ठीक, और मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है। यह एनडीए सरकार का पहला बजट है 2024 में पुनर्निर्वाचन के बाद, ठीक, उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद पहला बजट है, 23 जुलाई को प्रदर्शित किया गया। अब बजट की थीम क्या थी? 4 पर फोकस था, एक गरीबी पे, महिलाओं पे, युवाओं पे और फार्मर्स पे। यही 4 फोकस है हमारे बजट के। और क्षेत्रों में कौन-कौन सा है? रोजगार का, कौशल का, और एमएसएमई, यानी कि पॉवर्टी, वुमेन, यूथ, फार्मर्स। और फील्ड के मामले में मतलब एरिया कौन से थे? एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एमएसएमई एंड मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। ये 4 और ये 4, ये हमें पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे एक देख करके पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है हमारे बजट की थीम में, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब मेजर अनाउंसमेंट्स में क्या हुआ? तो कुछ 5 योजनाएं जो थी इम्पोर्टेंट थी, अभी हम आगे नीचे देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो 4.1 करोड़ युवाओं के लिए है, ठीक। तो प्रायोरिटीज़ क्या क्या थी? प्राथमिकताएं, हाँ, तो प्रायोरिटीज़ में क्या क्या है? कृषि उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल पर फोकस रहेगा। और इसके बाद समावेशी मानव विकास संसाधन और सामाजिक न्याय, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और रोजगार और कौशल मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। समावेशी मानव विकास संसाधन, इसका मतलब है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये सारे के सारे हमारे प्रायोरिटीज़ हैं इस 2024-2025 बजट के। और हाईलाइट्स के बारे में, बजट का कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 48.20 करोड़, मतलब करीब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 48 करोड़। पूंजीगत व्यय यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.11 करोड़ के अराउंड है, ठीक। और गैर ऋण प्राप्तियाँ कितनी हैं? 32 लाख करोड़,
यानी कि 32 लाख करोड़ के अराउंड गारंटेड प्राप्तियाँ हैं और कुल हमारा व्यय है 48 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं 11.11 लाख करोड़ के अराउंड है। और रुपीज़ कम फ्रॉम और रुपीज़ गोज़ टू, रुपी कम फ्रॉम और रुपीज़ गोज़ टू, इस पर क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो पैसा आता है वो ज़्यादातर आयकर से आता है, कितना 19% उधारी यानी लोन से कितना आता है 21% और जीएसटी से 17% और कॉर्पोरेट टैक्स से 17%। आयकर का हमारा मतलब सबसे ज़्यादा रोल किसका है, जो हम लोन देते हैं उससे जो हमारा पैसा आता है 21% आता है, उसके बाद आयकर से इनकम टैक्स से, ठीक, और जीएसटी से 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से जो कंपनियों पर लगते हैं 17%। जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स लगभग इक्वल है, मतलब लगभग क्या इक्वल ही है। उधारी 21%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और रुपया जाता कहाँ पे है, तो राज्यों को जो दिया जाता है, राज्यों का जो जीएसटी में पार्टिसिपेशन की मतलब एसजीएसटी जो दिया जाता है, स्टेट जीएसटी 18% जाता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान जिसको बोलते हैं 24% जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे 24% जाता है और रक्षा पे 8% खर्च होता है। हमारा जो सिक्योरिटी पे और डिफेंस पे 8% और सब्सिडी पे 6%। जो भी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत, और जो भी किसानों को सब्सिडी बेसिकली 3 पे दिया जाता है। एक तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी और फ्यूल पे सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फूड पे सब्सिडी, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो भी तो सब्सिडी पे ही बेस्ड है। तो फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, ये तीनों के तीनों सब्सिडी पे ही चलते हैं इंडिया में। तो 6% उसमें जाता है और राज्यों का हिस्सा 18% है, ब्याज भुगतान में 24%, रक्षा पे 8% खर्च होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, हमने कवर कर लिया। अब हमारी जो बातें हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द मेजर आइटम्स, इस पर देखो ये मैंने जो रेट्स हाईलाइट किए हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट डाटा उठा के पूछ लिया जाता है। खासकर पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस में तो मैंने देखा है वो डायरेक्ट उठाते हैं, उसके बाद दे देते हैं कि ये मतलब रक्षा पे कितना बजट के लिए आवंटित किया गया, ठीक। आवंटन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे डाटा पढ़ने की इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारा डिफेंस पे पता होना चाहिए, एजुकेशन पे पता होना चाहिए, हेल्थ पे पता होना चाहिए, एनर्जी पे पता होना चाहिए, ठीक। और इस तरीके से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे पता हो ना पता हो तब भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 4 हैं इंपॉर्टेंट, इनको पता होना चाहिए, 4-5 हैं। तो रक्षा पे जो हमारा बजट में जो आवंटित किया गया है वो 4,54,773 करोड़, 4,54,773 करोड़। अभी कितना था, 8% था ऊपर, अभी हमने देखा ये करीब बजट का 8% है। और इसी तरीके से कृषि और संबंध गतिविधियाँ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो भी सेक्टर हैं उस पर, या फिर एग्रीकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर्स वगैरह के बारे में और लाइफ स्टॉक के बारे में, इन सब से रिलेटेड कितना खर्च करना है, 15,04,485 करोड़, ठीक। मतलब 154485, मतलब मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में याद करना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, याद कर सकते हैं। और गृह मामले यानी कि होम जो डील करने के लिए, जो हमारा इंटरनल मैटर है उनको डील करने के लिए इतने का बजट है, ठीक। 1,150,983। और शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पे बजट में कितना, वो 125,638 इतने का है। आई टी एंड टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार 116,342। तो 3 के डिजिट में याद कर सकते हैं इसलिए, 3 के डिजिट में याद हो जाएगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य पे 89,287, ये थोड़ा कम है, स्वास्थ्य पे कम खर्चा हमारे अंदर कम हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा होना इसी पे चाहिए था, ठीक। ऊर्जा पे 68,769, यानी पे 68 यहाँ पे 69 है, बीच में 7 आ गया 6 के बीच में, ठीक, याद हो जाएगा इसलिए। और सामाजिक कल्याण यानी कि जो सोशल वेलफेयर पे कितना खर्च हो रहा है, 56,501 करोड़, सोशल वेलफेयर पे 56,501 करोड़। और वाणिज्य और उद्योग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,559 करोड़, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए। कैपिटल रिसीट्स कितनी है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था ना, 11.11 लाख करोड़ था। अब कैपिटल रिसीट्स कितनी है, ये 7.8 लाख करोड़ के अराउंड है, ठीक। हमारे कैपिटल रिसीट 7.8 लाख करोड़ के अराउंड है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है। अब कैपिटल गेन टैक्सेस, तो कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है ना, जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट पे, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इन्वेस्ट में जो टैक्सेस लगते हैं, जैसे इन्वेस्ट किया हमने 5 रुपये इन्वेस्ट किया तो हमको 7.5 रुपये मिले, तो जो 2.5 रुपये हमने कमाए इस पर टैक्स लगा है, वही होता है कैपिटल गेन टैक्स।
तो 15% से बढ़ कर के 20% कर दिया गया है कैपिटल गेन टैक्स, और लॉन्ग टर्म गेन 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है, ठीक। लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन में क्या फ़र्क होता है, जो 1 साल से कम होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और जो 1 साल से ज़्यादा होता है उसको लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं। अब हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है? 2024-25 के लिए जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है वो 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक। और स्टेट को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो केंद्र सरकार ने करीब 23 लाख करोड़ स्टेट्स को दिए हैं, 23 लाख करोड़ रुपए। और जो कि 2023-24 में 11.2% बढ़ा है, मतलब कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। अभी कोरोना के टाइम में काफ़ी कम हो गया था, ठीक। स्टेट्स को सेंट्रल उतनी ज़्यादा पैसे देते नहीं थे, तो इस वजह से सेंट्रल स्टेट के बीच में काफ़ी इश्यूज़ रहते थे। अभी क्या है कि इन्होंने मतलब बैलेंस करके रखना स्टार्ट कर दिया है। 11.2 करोड़ इतने बढ़ा है, 11.2% बढ़ा है, सॉरी करोड़ नहीं। इसमें से 12 मतलब 1247,211 करोड़ विभाजित करों को का हिस्सा है, ठीक। मतलब इसमें से जो भी 23 में से 12 जो है करीब आधा स्टेट जीएसटी का हिस्सा है। एसजीएसटी जिसको बोलते हैं का पार्ट है, और बाकी जो सेंटर की तरफ से ग्रांट्स आते हैं, सेंटर की तरफ से जो इंटरेस्ट पेमेंट पे, फिर बाकी सारे जो इंक्लूड करके वो करीब 11 के अराउंड है, और 11 जो है करोड़ अनुदान है, सेंट्रल ग्रांट है, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई जो हस्तांतरण के बारे में बातें। हमको याद होना चाहिए 23, 12 और 11। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। न्यू स्कीम्स में क्या? न्यू स्कीम्स के लिए 62,593 करोड़ मतलब दिया गया, करीब कुल व्यय का, कुल एक्सपेंडिचर का 6.8%। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 6.8% जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो नई स्कीम्स, जो नई योजनाएं गवर्नमेंट लेके आई है उन पर खर्च होगा। और इसकी जो वैल्यू कितनी है, डाटा 62,593 करोड़ रुपए। अब टैक्सेस के बारे में देखिए, टैक्स का जो स्लैब्स है उनमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। इनकम टैक्स का स्लैब, बाकी सारे टैक्सेस का नहीं। जो इनकम टैक्सेस में जो हमारे जो टैक्सेस हैं, अगर 3 लाख तक की इनकम है साल में तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर 7 लाख तक की इनकम है, 3 से 7 लाख, तो 5% टैक्स लगेगा। और इसी तरीके से 5 से 10 बढ़ेगा, 10 से 15 बढ़ेगा, 15 से 20 बढ़ेगा, 20 से 25 नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट 30 बढ़ेगा। अभी क्या कौन कौन सा होता है देखते हैं। तो स्लैब जो बनाया गया 3 से 7, 7 से 10, ठीक, 10 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर वालों का। तो 3 से 0 से 3 हमने देख लिया 0%, 3 से 7 वालों का 5% टैक्स, 7 से 10 वालों का 10% टैक्स, यानी कि 10 पे 10% टैक्स, और 10 के ऊपर गए तो 15% टैक्स दोगे, और 15 के ऊपर, और क्या कहते हैं 12 के ऊपर गए, 10 के ऊपर 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में अगर कमाई है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये एनुअल इनकम की बात हो रही है। और 12 से 15 के बीच में अगर है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। और 15 लाख से अधिक अगर किसी की इनकम है महीने की, सॉरी साल की, महीने की नहीं, तो उसे 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। यानी कि 15 लाख कमा रहा है तो बेचारा 4.5 लाख रुपए टैक्स ही दे देगा। तो कहाँ जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो 10 लाख की उसकी इनकम हुई, 10.5 लाख, तो यानी कि 15% टैक्स वाले, और जो मतलब जो 10 से 12 लाख रुपए कमा रहे हैं और 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि उनके इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि टैक्स का रेट भी तो करीब डबल बढ़ जाता है, ठीक। तो ये 10 लाख रुपए वाला कमाने वाला अगर 10 लाख कमा रहा है तो 1.5 करोड़ टैक्स, और 1.5 लाख टैक्स में दे देगा, तो इसका बचेगा कितना? करीब 8.5 लाख रुपए, ठीक। और जो 15 लाख रुपए कमा रहा है वो अगर 30% टैक्स दे दिया तो इसका कितना बचा? 11.5 लाख, ठीक। अब कहने को तो ये 10 लाख वाला 15 लाख वाले के बीच में 5 लाख का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया? ये 8.5 और 11.5, 3 ही लाख का डिफरेंस आया, ठीक। तो 10 लाख कमाने वाले अपने आप को छोटा ना समझें। प्रमुख पहल की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए? अभी पूर्वोदय एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनमें जो रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा अवसर पैदा करने की बात की जा रही है पूर्वोदय के बारे में, ठीक। कौन कौन से स्टेट शामिल है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सारे के सारे जो पूर्व के हमारे स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्व के नहीं, पूर्व के, ठीक, उनको शामिल किया गया है। अब गया में एक औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने की बात हो रही है। गया में इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने की बात हो रही है। कितना? 2400 मेगावाट पावर प्लांट की बात कहाँ पे? पिपराइती में हो रही है, ठीक। और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें कुछ बातें की गई हैं, जैसे कप्पा रथी में एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनाई जाएगी। हैदराबाद बेंगलुरु का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, और कप्पा रथी में एक इंडस्ट्रियल सेंटर। कप्पा रथी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही तो होगा, तभी तो वहीं बन रहा है। अब मुद्रा लोन के अंतर्गत जो तरुण श्रेणी है, और जो तरुण श्रेणी है उसमें करीब जो उसकी जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा करके करीब 20.5 लाख कर दी गई है,
ये भी बजट में की गई है, करीब 20.5 लाख कर दी गई, यानी कि तरुण श्रेणी के अंतर्गत लोग 20.5 लाख तक की लोन ले सकते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे की बात, ये तो अब बजट के बारे में, अब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में 22 जुलाई को हुआ, 23 जुलाई को बजट आया था, 22 को उसके पहले एक दिन पहले आता है ना इकोनॉमिक सर्वे 22 जुलाई को। ये भी हमारी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई, उन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया था। और खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो फाइनेंशियल ईयर में 2023 में 6.7% था, जो कि 2024 वाले में 5.4% रहेगा, यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। अब 5.4% इन्फ्लेशन है। अब जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है 8.2% रहने का अनुमान है, और जो 2025 में करीब 6.5 to 7% रहने का अनुमान है। ठीक, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस जो भी रेट में हाईलाइट किया सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद इनको हाईलाइट किया है। जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% और इनका जो फाइनेंशियल ईयर में वृद्धि का अनुमान है 6.5 to 7% रहने का अनुमान है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी तो हमने देख लिया। अब जीबीए, इसमें क्या फाइनेंस ईयर 24 में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। और जो शुद्ध कर, जो नेट टैक्सेस हैं, उनमें 19.1% बढ़ने का अनुमान है। नेट टैक्सेस में 19.1%। चालू खाता नॉट घाटा। तो चालू खाता का मतलब जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो बोला जाता है वो 0.7% रह गया है। ठीक, तो इसमें सुधार कितना हुआ है? तो करीब जो फाइनेंस ईयर में 2023 में 2% था, अभी घट करके 0.7% रह गया। ठीक, तो ये क्या होता है? करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है, जो हमारा टोटल डिफिसिट होता है उसमें जो प्राइमरी डिफिसिट होता है, प्राइमरी डिफिसिट प्राथमिक घाटा, उसको माइनस कर देते हैं, तब जाकर के हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट मिलता है। ठीक, अब सकल और शुद्ध राष्ट्रीय आय, ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम, ये कितना है? 25, 69, 663। ये वैल्यू याद रहे ना याद रहे कोई मतलब नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए। जो हमारा प्रति व्यक्ति आय सरकार बता रही है, वो बता रही है 1,84,205 पहुँच गई है। सोर्स क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 1,84,205 हमारा क्या है? पर कैपिटा इनकम अपनी कंट्री का, ये बता रही हैं। अब प्राइस एंड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, 5.1% अभी हमने ऊपर देखा ना। अब कोविड के बाद से सबसे कम आया है अभी। अब मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इंडिया कोविड से रिकवर कर चुकी है। खुद 5.4% है। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट के बारे में क्या है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया, अभी हमने देखा था। मतलब कि हांगकांग को पीछे छोड़ करके। अब माइक्रो फाइनेंस के मामले में इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब जो छोटे मोटे लोन लिए जाते हैं, जैसे कुछ लाख का, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 60,000, 70,000, इस तरीके के लोन जो होते हैं माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। अब चीन के बाद इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का सेंटर बन गया है। इकोनॉमिक सेक्टर, सॉरी एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आएगा? हमारा एफडीआई आएगा, इस तरीके से जो हमारा ट्रेड आएंगे, सर्विस सेक्टर्स आएंगे, मर्सेंटाइल ट्रेड आएंगे, ये सारी बातें एक्सटर्नल सेक्टर में आएंगी। तो करंट अकाउंट डिफिसिट घट करके हमारा 0.7% हो गया, अभी हमने देखा था ऊपर था। लेकिन सेवा निर्यात, यानी कि जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है 341 बिलियन हो गया, अभी ये भी हमने ऊपर देख लिया था। और भारत सबसे बड़ा सेवा का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक, सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। अब क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में क्या बात हुई थी? क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, सौर ऊर्जा क्षमता हमारा 15.3 गीगावाट में वृद्धि हुई है। इस तरीके से हमारा टोटल गैर जीवाश्म ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पहुंच गई है 45.4%। ठीक, अभी करीब इसमें पहुंचता है ये 4.6% के अराउंड। अगर और कवर हो जाए तो हमारे 50-50 बन जाएगा। ठीक, 50-50 मतलब 50% हम रिन्यूएबल, 50% नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, खासकर एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एनर्जी सेविंग्स एंड वेलफेयर इज ग्रोथ। एनर्जी सेविंग्स के मामले में क्या है? 1.94 लाख करोड़ की ऊर्जा की बचत हुई, 306 मिलियन टन उत्सर्जन की कमी की गई। ये सब बातें इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई कि हम जो शिफ्ट कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल के में, तो इससे हमारे 1.94 लाख, करीब 2 लाख करोड़ की हम ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। ठीक, और 306 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की भी कमी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मतलब नॉन रिन्यूएबल के लिए हम कोल का ही तो इस्तेमाल करते हैं, 75% हम कोल पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोल ही तो इस्तेमाल होता है, तो उससे क्या होता है? कार्बन को उत्सर्जन ही तो होता है। कार्बन को उत्सर्जन होता है तो उसमें कमी लाने के लिए हमको शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्सेज पे। रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या आएगा? सोलर आएगा, और सोलर आएगा, विंड आएगा, और
क्या कहते हैं, बाकी और जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टाइडल हो गया, सोलर विंड, टाइडल एनर्जी हो गई और जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। ये बात हो गई। अब शिक्षा और आवास पे, एजुकेशन एंड हाउसिंग पे, तो 2021-22 में शिक्षा पर 31.6% था, से बढ़ करके 2.07 करोड़ हो गई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन की बात रही है, मतलब जो वोमेन का ग्रेजुएट्स हैं, वोमेन ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो करीब 2 करोड़ से आगे चली गई हैं, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा वोमेन्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो रही हैं। पीएम आवास ग्रामीण योजना में करीब 3.25 करोड़ नए घर बनाए गए हैं। पीएम आवास ग्रामीण योजना में 3.25 करोड़ नए घर बनाए गए हैं। रोड्स एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में ग्राम सड़क योजना में हमने देख लिया था, 4th फेज इसका लॉन्च हो गया है, ठीक। तो इसमें 15.14 लाख किलोमीटर की सड़क निर्माण की योजना पे बात हो रही है और इससे 15.25% युवाओं के पास रोजगार योग्य कौशल नहीं है। मतलब माना जा रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन मैन पावर की कमी है। बेरोजगारी दर के बारे में बात करते हैं, लेबर एंड वर्कफोर्स के बारे में। बेरोजगारी दर अभी घट करके 3.2% पे रह गई है, ठीक। गिग वर्कफोर्स 2.35 करोड़ हो गए हैं। गिग वर्कफोर्स कौन होते हैं? जो जैसे कि जो हमारे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से डिलीवरी करने वाले होते हैं, वो गिग वर्कर्स उनको बोला जाता है। मतलब जो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज के बीच का सेक्टर होता है गिग वर्कफोर्स, ठीक। तो 2.35 करोड़ इनकी टोटल मतलब पहुंच गई है इनकी संख्या, और बेरोजगारी दर 3.2% से कम हो गई है। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट के बारे में, कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी दर्ज की गई? 4.18%। और टोटल कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंसी कितनी है? 42.3%। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंड करती है। अब कृषि में ही लाइव स्टॉक भी आ जाता है और फॉरेस्ट्री भी आ जाती है, फिशरीज भी मत्स्य पालन भी आ जाता है, और इसी में हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, ठीक। ये सारे के सारे कृषि में आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या है? 9.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी इसी में सबसे ज़्यादा अगर किसी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कितना? 9.5% की। मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी में देखी गई है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर में देखी गई है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देखी गई कितनी है? 9.5% की ग्रोथ। और दवा और विनिर्माण यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, भारत दवा का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, ठीक। फार्मास्यूटिकल्स के मामले में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और इलेक्ट्रॉनिक में जो है हमारे 3.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की 3.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब सर्विस सेक्टर के मामले में, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में सर्विस सेक्टर की भागीदारी कितनी है? 55% बढ़ गई है, ठीक। सर्विस सेक्टर 55% बढ़ गई है। 92 लाख विदेशी पर्यटक के आगमन 2023 में, मतलब करीब 1 करोड़ पर्यटक इंडिया में आए थे 2023 में। तो इस तरीके से बोला जाता है सेवा क्षेत्र में हमारी भागीदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ रहा है, खासकर रिलीजियस टूरिज़्म बढ़ रहा है। रिलीजियस टूरिज़्म पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, ठीक। इससे क्या होगा ना, इंटरनल टूरिज़्म और एक्सटर्नल टूरिज़्म दोनों तरीके के टूरिज़्म का बूस्ट होगा। तो लोग रिलीजियस टूरिज़्म की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करेंगे और बाहर से भी लोग आएंगे, तो हमारा कल्चर भी बूस्ट होगा और इकोनॉमी का तो बूस्ट होगा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो नेशनल हाईवे के निर्माण की बात चल रही है, और नेशनल हाईवे के जो निर्माण के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने पर डे 34 किलोमीटर पर डे रोड बनाने की दर से रोड बनाई है, ठीक। मतलब जितनी रोड बनाई है अगर किलोमीटर के में देखा जाए तो करीब 34 किलोमीटर इंटू 365 कर देंगे, इतने किलोमीटर हमने रोड बनाई है एक साल में, 34 इंटू 365। तो वंदे मेट्रो लॉन्च किया गया, ठीक। फाइनेंशियल 2025 में 2024-2025 में लॉन्च किया गया वंदे मेट्रो, ठीक। तो ये था हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद। इकोनॉमी हमारा कंप्लीट होता है इतने पे। अब इकोनॉमी में अगर इस रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है करंट से, तो 90% चांसेस है कि इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक।